Hello everyone, welcome to my YouTube channel Social NCERT. I am इलियास नागोरी। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर से हम 9th क्लास के टूर को आगे बढ़ाएंगे। जो टूर हमने 9th क्लास में स्टार्ट किया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसी पावर शेयरिंग के आइडिया को हम इस चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे। और चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम दो देशों की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है और पावर शेयरिंग की अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आइए सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में दो देशों की कहानी है, एक है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम की बात कर लेते हैं। देखिए, बेल्जियम की अगर देखा जाए तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर, कोई ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। यहाँ तक कि अपने हरियाणा से भी एक छोटा सा देश है। एरिया वाइज अगर देखा जाए पॉपुलेशन भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, अपने हरियाणा से कम है। सबसे खास बात है, और यहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की बाउंड्री जो है वो 4 देशों से टच है। नॉर्थ में इसके नीदरलैंड पड़ता है, वहीं अगर इसके ईस्ट में अगर देखा जाए तो जर्मनी है, साउथ में लग्जमबर्ग और फ्रांस। कुल मिला के 4 देशों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। सबसे खास बात यह है कि बेल्जियम के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अब एथनिक कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं किस किस टाइप्स के लोग रहते हैं, उनकी कल्चर वगैरह। तो यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अब एक्चुअल में क्या कि पूरा का पूरा जो बेल्जियम है, इसके नॉर्थ वाले पार्ट को फ्लेमिश रीजन कहते हैं, वहीं इसका जो साउथ वाला पार्ट है वो वेलोनिया रीजन कहलाता है। अब सबसे खास बात यह है कि फ्लेमिश रीजन में अगर देखा जाए तो 59% ऐसे लोग हैं जो डच बोलते हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो वेलोनिया रीजन में 40% ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। अब मेन टेंशन क्या है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है? तो मेन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, माइनॉरिटी मतलब जिनकी क्वांटिटी कम है, तो ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। मतलब अगर देखा जाए तो डच के कंपैरिजन में ये जो कम्युनिटी काफी पावरफुल भी रही है और रिच भी रही है। और इसके अलावा दूसरी एक और बात रही है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो बेनिफिट जो था ना वो काफी लेट मिला। ये दो वजह रही है। आखिर पावर बेल्जियम के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम यही थी कि एक जो देश के अंदर जिनकी क्वांटिटी कम थी यानी माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो मेजोरिटी के कंपैरिजन में भी ज्यादा पावरफुल थे और रिच भी थे। और जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी उनको ये एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे फिर हम एजुकेशन की बात की जाए, तो ये जो बेनिफिट जो थे ये इन लोगों को काफी लेट मिले। इस वजह से ये लोग नाराज थे। इसके अलावा एक टेंशन और ये एक और देखने को मिलती थी, यहाँ की जो कैपिटल जो थी ब्रुसेल, ब्रुसेल बेल्जियम की कैपिटल है। अब यहाँ पर थोड़ा एथनिक कंपोजिशन उल्टा देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कि पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो मेजोरिटी में तो कौन है? डच लोग हैं, ओके। लेकिन वहीं अगर कैपिटल में अगर देखा जाए तो ये लोग माइनॉरिटी में हो जाते हैं। कैसे? कि यहाँ पर 20% लोग तो डच बोलते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो मतलब देखा जाए तो पूरे देश में जिनकी आबादी ज्यादा, उनकी आबादी देश के कैपिटल के अंदर कम है, और जिनकी आबादी देश के अंदर कम है उनकी आबादी कैपिटल के अंदर ज्यादा है। तो ये मेन यहाँ की मेन टेंशन रही है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कैसा रहा। हालांकि यहाँ पर जब पावर शेयरिंग की बात आई तो इन लोगों ने, यहाँ के जो लोग जो थे, लीडर्स जो थे, उन्होंने इसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। अब हम श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखेंगे। अब तक हमने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखा, जहां हमने देखा था कि बेल्जियम में फ्रेंच भी रहते हैं, डच भी रहते हैं और जर्मन पीपल भी रहते हैं। अब हम श्रीलंका की स्टोरी पढ़ेंगे। श्रीलंका हमारी एक नेबरिंग कंट्रीज है, हमारा पड़ोसी देश है, तमिलनाडु से काफी पास में भी पड़ता है। और यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है।
तो आइए श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। तो श्रीलंका में अगर देखा जाए तो 74% पीपल सिन्हाला स्पीकर है, मतलब यहाँ सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लगभग 74% पीपल यहाँ पर रहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये बुद्धिस्ट है। वहीं अगर देखा जाए तो 18% ऐसे लोग हैं जो तमिल स्पीकर है, मतलब तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तमिल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदूज मुस्लिम्स मतलब दोनों ही तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको श्रीलंका में दो तरह के तमिल देखने को मिल जाएंगे। पहले होते हैं श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल जो वहीं के नेटिव है। और दूसरे नंबर पर आते हैं इंडियन तमिल। अब इंडियन तमिल जब कॉलोनल रूल था, जब ब्रिटिश रूल था, तो बहुत सारे भारतीयों को प्लांटेशन में काम करने के लिए अंग्रेज लोगों ने वहां पर भेजा था। तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, जो वहीं बच गई, तो उनको कहता हूं इंडियन तमिल। तो 18% यहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। वहीं 7% ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन है। अब ये लोग सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, और बाकी बचे हुए 1% लोग हैं जो अदर्स है। तो ये यहाँ का श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन है। अब सबसे खास बात क्या है कि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। अब श्रीलंका जब 1948 में आजाद हुआ तो एक्चुअल में यहाँ के जो सिन्हाला कम्युनिटी वाले जो लीडर जो थे ना, वो चाहते थे कि यार गवर्नमेंट पे अपना डोमिनेंस बढ़ाना। डोमिनेंस का मतलब होता है वर्चस्व, एक तरह से प्रभुत्व जमाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार उनकी जो आबादी है, क्वांटिटी जो है, पॉपुलेशन है जो उनकी बहुत ज्यादा है, यानी वो मेजोरिटी में है। तो वो चाहते थे यार एक मेजोरिटेरियन को फॉलो करना चाहते थे। अब इस वजह से श्रीलंका में क्या हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। मतलब श्रीलंका में इलेक्शन भी हुए, सरकार भी बनी, डेमोक्रेटिकली बनी, मतलब डेमोक्रेसी की बेस पर सरकार बनाई गई। लेकिन सबसे खास बात क्या थी कि यहाँ के जो सिन्हाला जो कम्युनिटी वाले जो लीडर जो थे ना, वो चाहते थे कि यार सिन्हाला को सुपरमेसी देना, मतलब एक तरह से सर्वोच्चता प्रदान करना चाहते थे। अब इसके लिए उन्होंने 3 कदम उठाए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि 1956 में एक एक्ट पास किया। अब एक्ट पास करके उन्होंने क्या किया, जो सिन्हाला लैंग्वेज जो थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मतलब 1956 में एक एक्ट पास किया, और जो तमिल जो थी उसको तो डिसरिगार्डिंग कर दिया गया, दरकिनार करके जो सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या क्या काम किया कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो थे, मतलब जो लोग सिन्हाला बोलने वाले जो लोग जो थे, तो उनको जितनी भी सरकारी जो नौकरियां जो थी उसमें प्रायोरिटी दी गई। चाहे बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर नौकरी की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात हो, तो ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी सिन्हाला स्पीकर को दी गई। और तीसरा एक और काम किया गया कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद सरकार ने एक घोषणा करी। घोषणा क्या थी कि द श्रीलंकन गवर्नमेंट शेल फोस्टर एंड प्रोटेक्ट ओनली बुद्धिज्म। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून बना दिया, और कानून बनाने के तहत ये घोषणा कर दी कि अब श्रीलंकन सरकार केवल एक ही मत यानी बौद्ध मत को सपोर्ट करेगी, फोस्टर करेगी, उसका प्रोटेक्शन करेगी। ये सारी ऐसे कदम उठाए गए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से वहां के जो श्रीलंकन तमिल जो थे उनके मन में एक एलाइनेशन की फीलिंग पैदा हो गई, यानी एक बेगानेपन की भावना आ चुकी थी। ओके। और एक खास बात, एक मेजोरिटेरियन का मतलब मैं आपको और बताता चलूं कि इट इज अ बिलीफ, मतलब एक मान्यता है, एक विश्वास है। क्या होती है ये, इफ ए कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी देन इट कैन रूल द कंट्री एज पर इट्स विश। मतलब एक मान्यता होती है, अगर किसी देश में जो बहुसंख्य लोग होते हैं, मतलब जिनकी आबादी ज्यादा होती है, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उन्हीं लोगों को अपनी इच्छानुसार देश पर राज करना चाहिए। ये जो सोच होती है इसी को कहते हैं मेजोरिटेरियन। और इसी सोच को, इसी अवधारणा या कंसेप्ट को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जब श्रीलंका आजाद हुआ तो उसके बाद सरकार पर अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को फॉलो किया। अब तक हमने ये देखा श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखा, और ये देखा कि जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ तो उसके बाद जो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी, तो उन्होंने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर किए, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से श्रीलंकन जो तमिल जो थे उनके मन में एक एलाइनेशन की फीलिंग आ गई। अब उनको लगने लग चुका था कि गवर्नमेंट जो है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। अब धीरे 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 दोनों के संबंध खराब होने लगे। तो धीरे धीरे अब उन लोगों ने भी अपनी डिमांड उठाना स्टार्ट किया। सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि तमिल लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जिस तरह से हमने देखा था कि 1956 में एक एक्ट पास करके सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तो अब
तमिल लोगों ने भी अपनी एक डिमांड को रखा कि नहीं, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरी डिमांड ये थी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब, जहां हमने देखा था कि 1956 में एक एक्ट पास करके उसके बाद बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जिसमें प्रायोरिटी दी गई, खास करके जो श्रीलंकन जो तमिल सिन्हाला वाले जो थे तो उनको प्रायोरिटी दी गई कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसमें भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ तक कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज की अगर कोई पोस्ट है तो उसमें प्रायोरिटी दी गई। तो अब इनकी भी ये डिमांड रही थी कि हमें भी एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हमें भी मौका मिले ताकि हम भी डेवलपमेंट कर सके। और तीसरी इनकी डिमांड थी कि देयर रिलीजन शुड बी इक्वली रिस्पेक्ट। इनकी ये डिमांड थी कि जिस तरह से बौद्ध धर्म को फोस्टर किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसी तरह से इनकी एक डिमांड थी कि हमारे धर्म को भी बौद्ध धर्म के समान रिस्पेक्ट दिया जाए। तो ये इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपनी डिमांड को रखा। लेकिन खास बात ये थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनकी सारी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। फाइनली इन लोगों को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा अपने राइट्स के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लॉन्च पार्टीज, मतलब देखा जाए तो अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च किया। उसके बाद इन्होंने लगभग 1980 के दशक में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे और इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिमांड भी रखी थी, एक तमिल स्टेट। मतलब अब श्रीलंका के अंदर धीरे धीरे एक डिमांड उठने लगी थी, तमिल के लोगों ने एक डिमांड भी उठाई थी कि हमारे लिए एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। तमिल स्टेट की डिमांड उठने लगी। अब फाइनली क्या हुआ, दोनों के रिश्ते इतने खराब हुए, होते चलते गए कि यहां तक कि अब श्रीलंका के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो गया। अब ये जो सिविल वार जो स्टार्ट हुआ, इसमें थाउजेंड ऑफ पीपल, बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड, चाहे वो सिन्हाला बोलने वाले हो, चाहे वो तमिल हो, दोनों ही समुदाय के लोग के बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। सबसे खास बात, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज जो थी उनको जबरदस्ती देश को छोड़ना पड़ा। ये जाकर फाइनली ये जो सिविल वार जो था 2009 में एंड हुआ। कुल मिला के यहाँ पर हमने श्रीलंका की एक स्टोरी को पढ़ा है और एक चीज को समझा है कि जब श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तो वहां पर उन्होंने मेजोरिटेरियन को फॉलो किया, मतलब कि जिनकी आबादी ज्यादा है तो उन लोगों को रूल करना चाहिए। तो एक मेजोरिटेरियन एक मत को फॉलो करने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो श्रीलंकन तमिल के लोगों को अच्छे नहीं लगे। फाइनली दोनों के रिश्ते खराब होते गए और दोनों में फिर एक तरह से धीरे धीरे सिविल वार स्टार्ट हुआ। दोनों ही समुदाय के बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद फाइनली जाकर 2009 के अंदर ये सिविल वार एंड हुआ। तो अब तक हमने श्रीलंका का केस देखा, श्रीलंका की कहानी पढ़ी कि किस तरह से जब पावर शेयरिंग की बात आई तो श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटेरियन पॉलिसी को फॉलो किया। ओके, अब हम देखेंगे कि बेल्जियम, जहां हमने बेल्जियम का पूरा कंपोजिशन देखा था कि बेल्जियम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नॉर्थ वाले पार्ट को फ्लेमिश रीजन और साउथ वाले पार्ट को वेलोनिया रीजन कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देख ली, स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ के जो लीडर्स जो थे, जब पावर शेयरिंग की बात आई तो किस तरह से इस मामले को हैंडल किया गया। ओके, और यही चीज आगे हम देखने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम की समझदारी। देखिए, जहां श्रीलंका ने अलग रास्ता अपनाया था, पावर शेयरिंग का एक अलग रास्ता अपनाया था, वहीं बेल्जियम के लीडर्स के लोगों ने बिल्कुल अलग डिफरेंट वे को फॉलो किया। तो बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। मतलब बेल्जियम के जो लीडर्स जो थे वो पहचानते थे, एक तरह से समझते थे, कल्चरल डाइवर्सिटीज को महसूस भी करते थे। उनको समझ में आता था कि हाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रीजनल डिफरेंस भी था, कुछ इलाके काफी डेवलप्ड थे, कुछ कम थे, तो रीजनल डिफरेंस को भी एक्सेप्ट करना था। तो बेल्जियम के लीडर्स काफी इस चीज को समझते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। इसलिए उन्होंने क्या किया, लगभग अपने कानून को 4 बार, मतलब 1970 की बात करें और 1993 की बात करें तो लगभग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किया। और बदलाव करने की वजह क्या थी, ताकि एवरीवन वुड लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि सभी लोग साथ में मिलकर रह सकें। जैसे कि हमने
श्रीलंका का केस देखा। अब श्रीलंका के केस में हमने देखा था कि धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल और जो सिन्हाला के जो थे तो उनके बीच में धीरे धीरे रिश्ते खराब होते गए। इस वजह से सिविल वार छिड़ गया, दोनों ही कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इन लोगों ने एकोमोडेशन किया, मतलब डाइवर्सिटी को पहचाना और उसके हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज किया। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से उन्होंने कदम उठाए। तो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब देखा जाए तो यार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदलकर इन लोगों ने, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तो इस वजह से इन्होंने एक शानदार मॉडल तैयार किया और इसको बेल्जियम मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इस बेल्जियम मॉडल की क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहली बात, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। अब बेल्जियम गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और 4 बार अमेंडमेंट करके एक अच्छा मॉडल बनाकर उन्होंने सबसे पहली शर्त रखी, एक सबसे पहली फीचर ये थी कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर यानी जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग के जितने भी मिनिस्टर होंगे वो सारे इक्वली अपॉइंटेड किए गए। मतलब जितने डच के होंगे उतने ही फ्रेंच के मिनिस्टर उसमें होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरा क्या किया गया, गिवन पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा काम किया कि बहुत सारे पावर्स जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या होती थी, सबऑर्डिनेट होती थी। अब सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अंडर में, एक तरह से कहा जाता है कि अधीनस्थ। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दिए गए, इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रही, सबऑर्डिनेट नहीं रही। तीसरा काम क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। हमने ब्रुसेल की भी कहानी पढ़ी थी, कैपिटल है यहाँ की, ब्रुसेल कैपिटल है, तो यहाँ पर थोड़ा अपोजिट में कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो अब ब्रुसेल में क्या हुआ, एक अलग से सरकार बनाई गई, फॉर्म्ड ए सेपरेट गवर्नमेंट, एक अलग से सरकार बना दी गई, जिसमें क्या था कि बोथ कम्युनिटीज हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या किया, जितने फ्रेंच बोलने वाले होंगे उतने ही डच बोलने वाले होंगे। उसी तरह से ब्रुसेल में भी क्या किया, एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और जितने डच बोलने वाले होंगे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले होंगे, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। चौथा इन्होंने एक और काम किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप की गई। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, ओके, तो दिस वाज इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई एक सरकार होती थी। ओके, और वो लोग कौन होते थे, बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब चाहे वो डच बोल रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच बोल रहे हैं, या फिर वो जर्मन स्पीकिंग वाले लोग होते थे। तो ये लोग मिलकर क्या करते थे, अपनी एक सरकार को चुनते थे, उसी सरकार को कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखिए, नो मैटर वेयर दे लिव, अब ये कोई मैटर नहीं रहा, ये कोई मामला नहीं था कि भैया चाहे वो फ्लेमिश रीजन में रह रहा हो, चाहे वो वेलोनिया रीजन में रहता हो, चाहे वो पूरे ब्रुसेल में कहीं पर भी रहता हो, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। मतलब एक पर्टिकुलर, चाहे वो डच बोलने वाले हो, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हो, चाहे वो जर्मन बोलने वाले हो, अपनी एक सरकार बना सकते हैं। ओके, अब कोई मैटर नहीं रहा कि वो कहां पर रहते हैं। ओके, तो दिस गवर्नमेंट हैड द पावर्स रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और ये जो गवर्नमेंट होती थी, जो जितने भी, चाहे वो लैंग्वेज का इश्यू हो, चाहे वो एजुकेशनल कोई इश्यू हो, चाहे वो कल्चरल इश्यू हो, कितने भी किसी भी तरह का कोई इश्यू हो कम्युनिटी का, तो उसके पास इस चीज का पावर होता था। तो इस तरह से देखा जाए तो बेल्जियम ने एकोमोडेशन किया। एकोमोडेशन मतलब एक तरह से समझदारी से काम लिया। तो इस तरह से यहाँ पर एक शानदार बेल्जियम मॉडल बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदलकर 4 बार बदला भी गया, ताकि देश में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सारे लोग साथ साथ रहें, हैप्पी रहें। तो इस तरह से 4 कदम उठाए गए। पहला, इक्वल मिनिस्टर, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में 50-50 रखे गए। गिवन पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होते थे, अब उस स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिए गए।
तीसरा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल के अंदर एक नई सरकार बना दी गई। चौथा काम क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब चाहे कोई डच बोलते हैं, चाहे फ्रेंच बोलते हैं, चाहे वो जर्मन बोलते हैं, किसी भी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी वाले क्या करेंगे, अपनी एक सरकार को बनाएंगे, उसी सरकार को कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। अब वो कोई मैटर नहीं रहा कि चाहे वो फ्लेमिश रीजन में रहता हो, चाहे वो वेलोनिया रीजन में रहता हो, अब अपने अपने मामले उन सभी को अपने लेवल पर हैंडल करने थे। तो इस तरह से एक शानदार एकोमोडेशन बेल्जियम के द्वारा किया गया। तो अब तक दोनों ही देशों की कहानी हमने पढ़ी। हमने बेल्जियम का भी एथनिक कंपोजिशन पढ़ा और श्रीलंका का भी एथनिक कंपोजिशन पढ़ा। दोनों की कहानी को समझने से हमें कुछ बातें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंकन डेमोक्रेसीज। देखिए, सबसे खास बात यह है कि चाहे बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जब पावर शेयरिंग की बात आती है, जब पावर शेयरिंग की बात उनके सामने आई, तो किस तरह से उन्होंने इस मैटर को डील किया, वही चीज यहाँ हम देखने वाले हैं। आइए तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेल्जियम की, तो बेल्जियम ने एकोमोडेशन पॉलिसी को फॉलो किया, मतलब एक तरह से समझदारी दिखाई बेल्जियम ने। लेकिन वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो मेजोरिटेरियन पॉलिसी को फॉलो किया। जो मैं पहले भी बता चुका हूं, मेजोरिटेरियन पॉलिसी मतलब कि जिनकी आबादी ज्यादा होती है तो उनको देश पर राज करना चाहिए, ये जो मान्यता है, ये जो सोच है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियन कहते हैं। तो जहां हमने देखा था कि बेल्जियम ने एक एकोमोडेशन की पॉलिसी को फॉलो किया, मतलब समझदारी से काम लिया और पावर को डिवाइड किया। लेकिन वहीं हमने देखा था कि श्रीलंका ने अलग ही मेजोरिटेरियन पॉलिसी को फॉलो किया। तो पहला डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पावर शेयरिंग की बात आई तो दोनों ने अलग अलग तरीके से मैटर को हैंडल किया। दूसरा एक और डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो बेल्जियम जो है ना, उसने इक्वली पावर शेयर किया, मतलब डच और फ्रेंच लोगों के बीच में 50% 50%, मतलब 50% डच के मिनिस्टर, 50% फ्रेंच के मिनिस्टर, मतलब इक्वली पावर को शेयर किया। लेकिन वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने पावर को इक्वली शेयर नहीं किया। सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में पावर को इक्वली शेयर नहीं किया गया। जहां हमने देखा था कि हाँ, बेल्जियम वालों ने तो 50-50% दोनों को शेयर किया, इक्वली पावर शेयर किया, लेकिन यहां श्रीलंका ने इक्वली पावर शेयर नहीं किया। तीसरी बात एक और देखने को मिलती है कि जो बेल्जियम जो है, नॉट फेवर्ड एनी वन एथनिक ग्रुप, मतलब बेल्जियम ने किसी एथनिक ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया, उसका फेवर नहीं लिया। जैसे वहां पर भी जर्मन भी रहते थे, फ्रेंच भी रहते थे, डच भी रहते थे, लेकिन बेल्जियम ने किसी पर्टिकुलर ग्रुप का फेवर नहीं लिया। लेकिन वहीं हमने श्रीलंका की कहानी पढ़ी तो हमने देखा कि श्रीलंका ने खास करके सिन्हाला कम्युनिटी का फेवर लिया। तो ये चीजें साफ होती है, हम दोनों की स्टोरी पढ़ते हैं तो ये एक क्लियर हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब सवाल यही होता है, दोनों की स्टोरी पढ़ ली हमने, बेल्जियम की भी कहानी पढ़ी, साथ में श्रीलंका की भी कहानी हमने पढ़ ली है। अब दोनों ही स्टोरी पढ़ने से हमें पता चलता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आखिर पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, यहां दे रखा है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। तो दोनों स्टोरी पढ़ने से हमें पता तो चलता है कि पावर शेयरिंग जरूरी है। तो पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहली बात यह है कि पावर शेयरिंग मेक ए कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। पावर शेयरिंग से कोई भी देश मजबूत बनता है, संगठित बनता है, पावरफुल बनता है पावर शेयरिंग से। वो कैसे बनता है, आइए, पावर शेयरिंग के पीछे दो रीजन दिए जाते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। सबसे पहली वजह, हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। देखिए, हर कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप्स के सोशल ग्रुप्स होते हैं। जहां हमने बेल्जियम में भी देखा है, डच भी रहते थे, फ्रेंच भी रहते थे, जर्मन भी रहते थे। वहीं हमने श्रीलंका में भी देखा कि तमिल भी रहते थे, सिन्हाला भी रहते थे, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग भी रहते थे। तो अगर हम पावर को डिवाइड कर दें तो पावर को डिवाइड करने से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़े की जो संभावनाएं जो होती है, संघर्ष की संभावनाएं जो होती है, टकराव की जो संभावनाएं जो होती है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब लड़ाई झगड़े की आशंका थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए, एक्चुअल में क्या है, जब ये लड़ाई झगड़े होते हैं, जब टकराव होता है तो हिंसा होती है। हिंसा होने की वजह से, वॉयलेंस की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसीलिए
अगर हम पावर को अगर डिवाइड कर दें तो पावर को डिवाइड करने से क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि अगर हम पावर को डिवाइड नहीं करेंगे तो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, टकराव होगा, टकराव होने की वजह से वायलेंस भी हो सकता है। अब वायलेंस होने की वजह से क्या होगा, फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर हम पावर को अगर डिवाइड कर देंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। तो ये था प्रूडेंशियल रीजन। वहीं अगर हम देखें तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, उसके पीछे सेकंड एक और रीजन है, वो है मोरल रीजन। देखिए पावर शेयरिंग इज ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। और कैसे है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, पावर शेयरिंग। ओके, तो अगर देखा जाए तो दिस इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए कैसा भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए ये जरूरी है कि पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पीपल हु लिव्स इन दैट कंट्री। मतलब वहां पर जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग जो रह रहे हैं तो उनके बीच में पावर का डिवाइड होना जरूरी है। तो एक तरह से देखा जाए तो पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। क्योंकि जहां पर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो वहां पर डेमोक्रेसी हो भी नहीं सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पावर शेयरिंग एक डिजायरेबल है, एसेंशियल है। अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा ये हो जाएगा कि जो डेमोक्रेसी की आत्मा है, अगर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करनी है तो पावर को हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अगर देखा जाए तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अगर देखा जाए तो आज पावर शेयरिंग की अलग अलग फॉर्म्स हमको देखने को मिलती है। मतलब पावर को हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब तक हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि पावर शेयरिंग को हम किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, शेयर किया जा सकता है। तो अलग अलग फॉर्म्स है, तो आइए वन बाय वन एक को देखते हैं। सबसे पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो तीन ऑर्गन होते हैं, एक तो होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर पर आता है जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के जो तीनों ही ऑर्गन होते हैं इसको एक ही लेवल पर, मतलब सेम लेवल पर रखा जाता है और एक तरह से पावर को डिवाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं और तीनों का ही अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। उसी तरह से अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव कौन है? सरकार, एक तरह से गवर्नमेंट, और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है फिर जुडिशरी। तो डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं ये सब प्लेस द सेम लेवल, एक ही लेवल पर रहकर अपने अपने पावर का यूज करते हैं। अब लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट हो गई, तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून बनाना। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसमें सारे मिनिस्टर्स आ गए, पीएम आ गया, ओके, और प्राइम प्रेसिडेंट होता है। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉ बनाया जाता है उसको इंप्लीमेंट करना। और साथ में आती है फिर एक और नेक्स्ट लेवल पर जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, सारी कोर्ट्स हो गई। और सबसे खास बात ये होती है कि कोर्ट का काम क्या होता है? इंटरप्रेट लॉ। मतलब देखा जाए तो एक ही लेवल, मतलब सेम लेवल पर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं और सब अपने पावर का यूज कर रहे हैं। कोई भी अपने पावर का अनलिमिटेड यूज नहीं कर रहा है, मतलब सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सब अपने पावर का यूज कर रहे हैं। और जितने भी ऑर्गन हैं वो सब एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, चेक मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण में रखते हैं। अब ये कैसे होता है इसको समझना। देखिए अब जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, अब एग्जीक्यूटिव यानी एक तरह से गवर्नमेंट है। अब एग्जीक्यूटिव क्या करती है? जो भी लॉ बनाती है या जो भी वर्क करती है, जो भी पावर का यूज करती है, अब वो किसके अंडर में रहकर काम करती है? एक तरह से लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। तो जो भी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी काम करने वाले, तो काम करने वाली जो गवर्नमेंट है तो वो जो अपने पावर का जो यूज करती है वो किसके अंडर में करती है? पार्लियामेंट के अंडर में। अब दूसरी बात कि जितने भी जजेस होते हैं, जजेस, अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, अब इन जज को अपॉइंट करने का काम किसका हुआ? एग्जीक्यूटिव का हुआ। अब सबसे खास बात यह है कि यही जज क्या करते हैं कि जो भी लॉ, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं चाहे वो
लेजिस्लेचर ने बनाया हो, तो इनके बनाए हुए कानून पर भी एक तरह से कंट्रोल करने का काम किसका होता है? जजेस का होता है। तो कुल मिला के एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। तो इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर समझा देता हूं। एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ बनाएगा, कोई भी अपने पावर का यूज करता है, तो किसके अंडर में यूज करता है? वो पार्लियामेंट के अंडर में। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर सरकार है, अब सरकार को अगर कोई बिल पास करना है तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, यहां से परमिशन मिलेगी। उसी तरह से, और ये अपने काम के लिए, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब दूसरी अगर देखी जाए तो जुडिशरी यानी कोर्ट, अब कोर्ट के जितने भी जज हैं, तो जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। ओके, हालांकि प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो सारी पीएम की सिफारिश पर होते हैं। तो फाइनली ये जजेस भी क्या करते हैं कि इनके द्वारा और इनके द्वारा, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाती है, उन पर ये कंट्रोल रखते हैं। तो फाइनली हर ऑर्गन एक दूसरे को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, यानी कंट्रोल में रख रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? चेक एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, मतलब पावर को ऐसे बांट देना, पावर के गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन है उनमें पावर को बांट देना। दूसरा एक और तरीका होता है वर्टिकल। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट को बांटा जा सकता है, पावर को शेयर किया जा सकता है। कैसे शेयर किया जा सकता है? जैसे कि एक पूरे देश के लिए एक सरकार बना दी, तो जो सरकार होगी उसको हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरे देश की सरकार हो गई। उसके बाद हमने एक काम और कर दिया कि हर स्टेट में एक एक सरकार बना दी, हर स्टेट की अपनी अपनी सरकार, यानी स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट हो जाएगी उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। इसके अलावा एक मेथड और देखने को मिलता है, जो लोकल लेवल पर, जो लोकल लेवल यानी जिसे हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये जितना भी आप सिस्टम देखते हैं ये सारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहलाता है, पंचायती राज सिस्टम कहलाता है। तो इसमें हम पावर को कैसे बांट सकते हैं? डिफरेंट लेवल पर, अलग अलग लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, जो होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज कहते हैं। तो इस तरह से भी हम पावर को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका होता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल के ग्रुप में भी हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप हो गए, या फिर लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की बेस पर पावर को डिवाइड कर दिया। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, क्या देखा था? बेल्जियम में देखा था। बेल्जियम में हमने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में अब कम्युनिटी गवर्नमेंट बन सकती है, चाहे डच वाले अपनी गवर्नमेंट बनाए, चाहे फ्रेंच वाले अपनी गवर्नमेंट बनाए। तो इस तरह से भी पावर को लैंग्वेज की बेस पर या रिलीजन की बेस पर भी डिवाइड किया जा सकता है। इसमें खास चीज जरूरी है कि हमें फेयर शेयर देना पड़ेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे श्रीलंका में देखा था, अब श्रीलंका में माइनॉरिटी तमिल थे, मेजोरिटी में सिन्हाला थे, तो हमें फेयर शेयर देना पड़ेगा। जब हम फेयर शेयर देंगे, इक्वल पावर देंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो सिस्टम है, ये हमारा ही है, ताकि वो इससे वो जुड़ रहे। तो हम पावर को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? रिलीजियस ग्रुप की बेस पर या फिर लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की बेस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं या एसटी हैं, एससी वाले हैं, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो भी अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। एक और तरीका होता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। अब सब पॉलिटिकल पार्टी का एक टारगेट होता है पावर को हासिल करना। अब लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिली हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती है, तो उस सरकार को कहते हैं हम कोलिशन गवर्नमेंट। इसको हम मिलीजुली सरकार भी कह सकते हैं, गठबंधन की सरकार भी कह सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जब वो अपनी सरकार बनाती है तो फिर वो पावर को डिवाइड कर देती है। जैसे एक को सीएम बना दिया तो दूसरे को डिप्टी सीएम बना दिया, फिर अदर जो होते हैं उनको और अलग पोस्ट दे दी जाती है। कुल मिला के पावर को इस तरह से भी डिवाइड किया जा सकता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।